हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी साइंस पेपर 2 के लिए सेकंड क्लास, और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, हम कर रहे हैं 6 to 8 की जो एनसीईआरटी होती है, देखिए वहीं से आपका जो पूरा पेपर है साइंस पेपर 2 का, वहीं से सारे पॉइंट्स जो है उन्हीं बुक्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए, अगर आप ये वीडियोस देखते हैं फिर भी आपका जो है अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप जो है वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो देखिए 6 to 8 क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपकी जो साइंस है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे पेपर 2 में। ठीक है, बट क्या होता है कि बहुत से लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बुक्स पढ़ने में। ठीक है, तो उनको लगता है कि हमें वीडियोज़ के थ्रू समझना चाहिए, तो वो वीडियोज़ के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, इसकी फ़र्स्ट क्लास जो है कल मैंने करी थी, तो कल फर्स्ट क्लास में मैंने आपको फूड और वाइटामिन यानी फूड और विटामिन्स के बारे में आपको बताया था। ठीक है, और हमारी ये जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको कैसे करवा रही हूँ, तो अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, पहले मैंने आपको कंटेंट बताया था, फिर उस कंटेंट से जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीटेट के पेपर 2 में, फिर वो करवाए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी सीरीज़ चलने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक, एक न्यू चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, तो अगर देखिए आपको वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लस आप कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दिया करो। ठीक है, तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइबर और फैब्रिक होता क्या है, क्योंकि यही हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो देखिए फाइबर क्या होता है। फाइबर एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, जो हमें कहाँ से मिलता है, या तो पेड़ों से मिलता है या फिर हमें जानवरों से प्राप्त होता है। फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक कच्चा माल जो होता है ना, उसको साफ़ कर करके मशीन द्वारा और पैक करके जो हमें हमारे घरों में प्राप्त होता है। चाहे फिर वो आपके कपड़े हों, जो आप कपड़े पहनते हो, कि आप क्या सोचते हो ये कपड़े ऐसे ही बन जाते हैं, डायरेक्ट बन जाते हैं? नहीं, ये पहले हमें इसके लिए कच्चा माल मिलता है, फिर उससे ये जो कपड़े हैं मशीन द्वारा बनाए जाते हैं, फिर पैक किए जाते हैं, तब जाके आपको दुकान में शॉप पर मिलते हैं ना। इसी तरीके से आप जो कॉटन घर में यूज़ करते हो, है ना, वो क्या है, वो फैब्रिक है। जो आप पूजा वगैरह के लिए रुई यूज़ करते हो, है ना, और या फिर जो हॉस्पिटल्स में कॉटन यूज़ होती है, तो वो कॉटन क्या ऐसे ही मतलब ऐसे ही किसी पेड़ पर लगती है? नहीं, उसके लिए देखिए वो जो कॉटन होती है उसकी छोटी छोटी वॉल्स होती हैं। ठीक है, वो वॉल्स इस पे एक पेड़ पर लगती हैं, उसका एक पेड़ होता है कॉटन का। ठीक है, उस पर वहाँ से हमें ये बॉल्स प्राप्त होती हैं, फिर ये बस्ट होती हैं, मैच्योर होने के बाद जो है फट जाती हैं। फटने के बाद वहाँ से हम रुई लेते हैं, फिर मशीन द्वारा इसको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, फिर पैक करके फिर ये शॉप्स पर आती हैं, फिर हम वहाँ से इनको प्राप्त करते हैं। तो जो ये मटेरियल है जो पेड़ों पर लग रहा है उसको हम कहते हैं फाइबर। और जो ये कॉटन जो हमारे घरों में हम अभी यूज़ करते हैं, चाहे वो पूजा के लिए करते हों, चाहे फिर वो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम फैब्रिक। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। देखिए, जब हम धागे को सुई में डालते हैं तो कभी कभी उस धागे में कई छोटे छोटे धागे निकलने लगते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आपने जो है कपड़े वगैरह सिले होंगे या फिर आपकी मम्मी वगैरह सिलती होंगी, तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक सुई में धागा डालने जाओगे, तो आपने देखा होगा कि आप एक धागे को डालने की उसमें कोशिश करोगे तो आप देखोगे उसमें से दूसरा धागा भी निकलने लगता है ना। तो ये क्या होता है, वो उनको हम बोलते हैं लड़ियाँ। ठीक है, और एक जो सिंगल लड़ी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, फाइबर यानी कि तंतु कहलाती है। ठीक, समझ में आया? फाइबर को हम हिंदी में कहते हैं तंतु, या रेशा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तंतु से यान यानी कच्चे मटेरियल को हम सीधा सीधा लपेट लेते हैं। यानी कि आपके पास मान लीजिए एक लड़ी है धागे की, ठीक है, पतली सी लड़ी है, पहले इसको क्या किया जाता है, सीधा सीधा लपेटा जाता है। ठीक है, लपेटने के बाद क्या होते हैं, बहुत सारे धागे मिलकर एक क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, यानी कि कपड़ा जो है बना देते हैं। और फिर उस कपड़े को हम क्या करते हैं, उस कपड़े से हम जो चाहे वो बना सकते हैं, पैंट और शर्ट, बहुत सारे ड्रेसेस वगैरह, है ना। एक एग्जांपल है, कभी कभी देखो कपड़े को आप अगर आप कपड़े जो काटते हो, जैसे आप अपना जो है पैंट जो होता है उसको काट कर देखना, जेंट्स का जो पैंट होता है, ठीक है, या फिर आप अपना कोई भी कपड़ा काट करके देखना, तो आप ये देखोगे कि उसमें से बहुत सारे धागे निकलते हुए, बहुत सारे धागे आपको ऐसे करके दिखेंगे जब आप उसको काटोगे तो। ठीक है, और धागे में भी पतले पतले लड़ियाँ होती हैं जिनको हम स्टैंड्स बोलते हैं। वो किससे बनी होती हैं, तो वो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल से ही बनी होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहले क्या होता है, पहले आती है हमारी फाइबर, यानी कि पहले हमारा कच्चा माल आता है,
ठीक है, एक लड़ी होगी उस चीज़ की। फिर हम उसको क्या करते हैं, यार्न बनता है उससे, यानी उसको लपेट लपेट कर धागा बनाया जाता है, और फिर उन धागों से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, यानी कि फैब्रिक बनता है। आई होप कितनी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं फाइबर की। तो फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, तो फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना है आपको। एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक तंतु। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तंतु। तो वो फाइबर जो हमें, या तो देखिए नेचुरल फाइबर मीन्स जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब प्रकृति में क्या आ जाएगा, या तो प्लांट आ जाएंगे या फिर एनिमल्स आ जाएंगे, है ना। तो जो हमें डायरेक्ट प्लांट या एनिमल से प्राप्त मिलते हैं उनको कहते हैं हम नेचुरल फाइबर। जैसे अगर हम बात करें जूट की, जूट सुनी होगी आपने, इसकी रस्सी वगैरह बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जूट की, है ना। जूट के बोरे सुने होंगे आपने। ठीक है, तो जूट हमें कहाँ से मिलती है, जूट हमें मिलती है प्लांट से। किससे मिलती है, पौधों से। और एक कॉटन भी हमें किससे मिलती है, अभी मैंने आपको बताया पौधों से मिलती है। अब हम बात करते हैं, आपने सुनी होगी ऊन, जिसके कपड़े आप गर्मियों में पहनते हो, ऊन। और दूसरा आपने सुना होगा सिल्क, यानी कि रेशम का कपड़ा। ठीक है, ये दोनों कपड़े हमें किससे मिलते हैं, तो ये हमें मिलते हैं जानवर से, यानी कि एनिमल से। ठीक है, अब इसमें भी आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो रेशे हमें मिलते हैं प्लांट से उनको हम बोलते हैं पादप तंतु, और जो हमें मिलते हैं जानवर से उनको हम बोलते हैं जांतव रेशे, यानी कि जांतव। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो ऊन, याक, बकरी, ऊँट, भेड़, रैबिट के हेयर से सभी से हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। ऊन हमें किस किस से मिल सकती है, बकरी से। ऐसा नहीं है कि आप ये बस सोच के बैठो कि जो ऊन है वो हमें सिर्फ भेड़ से मिलती है। देखिए ऊँट से भी हमें ऊन मिलती है, खरगोश से भी ऊन मिलती है, जो खरगोश के बाल होते हैं उनसे, याक से भी। ये डिफरेंट तरीके की जो है ऊन हमें मिलती है। और देखिए आपने देखा होगा ऊन के डिफरेंट तरीके के जो है कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, रेशम जो सिल्क होती है वो हमें कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी कि रेशम कीट, यानी ये कीड़ा होता है रेशम का। ठीक है, जिसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं, उससे हमें मिलती है रेशम। ठीक, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर, यानी कि संश्लेषित तंतु की। वो रही बात हमारी नेचुरल फाइबर की। अब हम बात करेंगे संश्लेषित तंतु की। तो जो हमें केमिकल्स के थ्रू मिलता है, जो हम किसके थ्रू बनाते हैं, केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, वो क्या था, वो हमें नेचुरली प्रकृति से मिल रहे थे। ये हम ह्यूमन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, केमिकल के द्वारा मनुष्य जो है उसको बनाते हैं। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आता है आपका पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक भी एक वो होता है, कपड़ा होता है फाइबर का। ठीक है, और इसमें आपका रेयन भी आ जाएगा, रेयन भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, नायलॉन, इन सभी के क्या होते हैं, पॉलिस्टर का कपड़ा सुना होगा आपके, इसकी ड्रेसेस वगैरह होती हैं, शर्ट पैंट सुने होंगे पॉलिस्टर के। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर। अब हम बात करते हैं, देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि नेचुरल फाइबर कौन से हैं, सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन सी चीज़ हमें किस तरीके से मिलती है, इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में। तो कॉटन हमें कैसे मिलती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कॉटन, अभी मैंने आपको बताया कॉटन किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। और ये जो कॉटन का प्लांट है वो पाया कहाँ पर जाता है, तो ये पाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र में। कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र में, जहाँ पर क्या होती है, काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी, और जलवायु उष्ण होती है। यहाँ की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, उष्ण, यानी कि गर्म होती है। ठीक है, ये जो पौधा है वहीं पर ग्रो करता है जहाँ पर काली मिट्टी और गर्म जलवायु होती है। अब देखिए होता क्या है, जो पेड़ होता है कॉटन का, उस पर छोटी, देखिए मान लीजिए ये कॉटन का पेड़ है, इस पर छोटी छोटी इस तरीके की बॉल्स लटकी हुई होती हैं, बॉल के शेप में। ठीक है, ये नींबू के आकार की होती हैं। और प्लांट मैच्योर हो जाता है, यानी कि प्लांट के जो है परिपक्व होने पर, ठीक है, क्या होता है, जो बॉल होती हैं वो बस्ट होने के बाद ओपन हो जाती हैं। यानी कि जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो ये अपने आप बस्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और फटने के बाद ये क्या हो जाती है, खुल जाती हैं, और उसके अंदर जो है हमको कॉटन दिखाई देने लगती है कि इसके अंदर कॉटन है। फिर जो उसके अंदर जो कवर्ड कॉटन होती है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, और इन बॉल्स से हाथों को तोड़ सकते हैं। ये जो बॉल्स लटकी हुई है ना, हमको पता चल गया कि ये जो ग्रो करके जो फट चुकी हैं, फटने के बाद कॉटन दिख रही है हमको, तो हम इन बॉल्स को तोड़ सकते हैं। और तोड़ने के बाद हम उनको क्या कर सकते हैं, वहाँ से रुई जो है कॉटन को निकाल सकते हैं, और कॉम्ब से उसको, कॉम्ब ये कंघा होता है उससे उसको सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो इसको हम सेपरेट करते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं कपास का ओटना, यानी कि गिनिंग ऑफ कॉटन। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हम कॉटन
तोड़कर उसको जब कॉम्ब से सेपरेट करते हैं तो इस मेथड को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी कि कपास का उठना। अब हम बात करते हैं जूट या, और ये तो आपको पता ही होगा कि कॉटन के यूजेस क्या क्या हैं। बहुत सारे यूज़ होते हैं कॉटन के। मोस्टली आपने सुना होगा पूजा वगैरह में हम यूज़ करते हैं, बत्तियाँ बनाने के लिए, बाती बनाने के लिए, और दूसरा आपका हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होती है ये। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पटसन। ठीक है, तो जूट क्या है? तो जूट को कैसे प्राप्त किया था वो आपको पता होना चाहिए। तो जूट जो है, जूट के प्लांट जो होता है ना, उसके तने से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? उसके तने से प्राप्त की जाती है, यानी कि स्टेम से प्राप्त की जाती है। और भारत में इसकी खेती कब की जाती है? तो इसकी खेती की जाती है वर्षा ऋतु में। ठीक, अब ये होती कहाँ पर है? तो ये 3 जगह होती है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। कहाँ पर होती है जूट की खेती? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। इससे देखिए क्या बनाए जाते हैं? तो इससे थैले बनाए जाते हैं और इसके जूट के बोरे बनाए जाते हैं। ठीक, अब जो जूट प्लांट है, जब पुष्पन अवस्था में होता है, यानी जब उस पर पुष्प आ रहे होते हैं, तब वो क्या किया जाता है? तब उसको हम काट लेते हैं। हम इसकी प्रोसेस बता रहे हैं कि जूट हमको मिलता कैसा है पेड़ से, कैसे हम अभी हमने बात की थी कॉटन हम कैसे प्राप्त करते हैं पेड़ से, अब हम बात करेंगे जूट हमें कैसे मिलती है। तो देखिए जब पुष्पन अवस्था में होता है जूट का प्लांट, जूट का पौधा, तो हम क्या करते हैं, तब वो जूट के प्लांट काटे जाते हैं। और काटने के बाद जो है, जो पेड़ जो पौधे होते हैं उसके तने जो होते हैं, यानी स्टेम जो होते हैं, वो कुछ दिनों तक हम उसको क्या कर देते हैं, जल में जो है उसको डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर उसके जो तने होते हैं ना, जल में देखिए काफ़ी दिनों तक जब वो उस जल में पड़े रहेंगे तो क्या वो उसके जो तने होंगे, स्टेम होगा, वो क्या होता है, गल जाएंगे। और गलने के बाद फिर हम पटसन जो तंतु होंगे एक एक करके हम जो हाथों द्वारा उनको अलग कर लेंगे, और इस तरीके से जो है हमें जूट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है कपड़ा बनाने के लिए, यानी वस्त्र बनाने से पहले तंतुओं को धागों में परिवर्तित करेंगे। अभी मैंने आपको बताया पहले एक रेशा होता है जिसको हम तंतु बोलते हैं, और फिर इसको लपेटते हैं, और फिर जो लपेट के मोटा हो जाता है उसको हम कहते हैं धागा, यानी कि यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। और रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं, यानी कि स्पिनिंग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में मास ऑफ कॉटन बॉल लिया जाता है और उसको फिर ट्विस्ट करके क्या कर लेते हैं, हम उसको ऐड करके यान यानी धागा बना लेते हैं। ठीक है, और स्पाइनिंग के लिए, यानी कि इसको काटने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो पहले देखिए इसके लिए हस्तकुआ जिसको हम हैंड स्पिल बोलते हैं, हैंड स्पिंडल का यूज़ किया जाता था, जिसको हाथों से करते थे, हाथों से काटते थे, उस डिवाइस का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और दूसरा आपने सुना होगा चरखा, तो आप सभी ने सुना होगा, चरखे का भी इसके लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। अब हमें देखिए तंतु से क्या प्राप्त हो गया? यान प्राप्त हो गया। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हमें तंतु होते हैं, यानी कि रेशे होते हैं, फिर उससे यान प्राप्त होता है, और फिर उससे हमें क्या मिलती है? फैब्रिक मिलती है। ठीक है, तो तागे से फैब्रिक बनाने की कई विधियाँ होती हैं। मोस्टली जो इसकी विधियाँ हैं वो 2 विधियाँ हैं। द 2 मेन प्रोसेस आर बुनाई और बंधाई, यानी कि इसकी बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन जो मेन 2 विधियाँ हैं उनका नाम है बुनाई, जिसको हम वीविंग बोलते हैं, बंधाई को बोलते हैं हम निटिंग। अब देखिए बंधाई और निटाई कैसे बंधाई और बुनाई कैसे होती है? तो 2 सेट्स ऑफ यान से उनको वीव करके, यानी कि उनको बुन करके एक साथ हथकरघा यानी हैंडलूम के माध्यम से फैब्रिक बनाया जाता है। और बंधाई में हम क्या करते हैं? सिंगल यान से ही एक फैब्रिक बनाया जाता है, यानी कि नीटिंग में क्या होगा कि हम ओनली क्या लेंगे, सिंगल एक धागा लेंगे, उसी से जो है उसको बुनते जाएंगे। और जो बुनाई होती है उसमें आपने देखा होगा आपकी मम्मी वगैरह सिलाई से बुनती होंगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 सेट से ऑफ यान लेते हैं, लगभग 2 सिलाई लेते हैं इधर उधर, और उसमें 2 सेट लेते हैं धागों के। ठीक है, तो 2 सेट ऑफ यान जब हम लेते हैं तो बुनाई होती है, और एक ही जब सिंगल यान से हम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं बंधाई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुराने समय में भारतीय जो इंडियन लोग थे वो कॉटन के वस्त्र पहनते थे। किसके वस्त्र पहनते थे? कॉटन के वस्त्र पहनते थे। और यह कॉटन कहाँ पर पाई जाती थी? गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में उगाई जाती थी। कहाँ पर उगाई जाती थी? गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में। अब एक पौधा है जिसका नाम है फ्लैक्स। ठीक है, ये एक प्रकार का प्लांट है जो हमें प्राकृतिक तंतु देता है, यानी कि नेचुरल फाइबर देता है। पुराने मिस्र में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स के प्लांट को भी नील नदी के पास उगाते थे जो मिस्र के लोग थे, और उसको फैब्रिक बनाने के लिए ही इसका यूज़ करते थे। ठीक है, ये ओल्ड एंशिएंट टाइम की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वूल की। अभी देखिए हमने जूट की बात कर ली, कॉटन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे हमें ऊन कैसे मिलती है, किसके थ्रू मिलती है।
तो वूल की ऊन की बात करते हैं तो ऊन मैंने बताया था सीप से मिलती है, यानी भेड़ से मिलती है, बकरी से मिलती है, याक से मिलती है और भी कई जानवरों से मिलती है। ठीक है, उनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उस पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। अगर आपने भेड़ को देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, खरगोश को देखा होगा, ठीक है, बकरी को देखा, उन सभी की स्किन पर, हमारी स्किन पर भी तो बाल होते हैं ना, ऐसे ही उनकी स्किन पर भी बाल होते हैं। उनको क्या होता है, उनको काट के ऊन का कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल हमको प्राप्त होता है। ठीक है, उनके जो बाल होते हैं उनको काटने पर क्या मिलता है, हमें रॉ मटेरियल मिलता है। और ये जो बकरी वगैरह ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तिब्बत, लद्दाख और अंगोरा। अब देखिए जो अंगोरा बकरी होती है ना, उससे हमें क्या मिलती है, अंगोरा वूल मिलती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की बकरियों की और भेड़ों की वैरायटी होती है और उससे हमें अलग अलग तरीके की ऊन मिलती है। ठीक है, आपने कपड़े भी अलग अलग तरीके की ऊन के देखे होंगे, है ना। तो अंगोरा बकरी से हमें अंगोरा वूल मिलती है, जो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। ऊँट के बाल से भी हमें ऊन मिलती है और साउथ अमेरिका में लामा और अल्पाका से भी हमें ऊन मिलती है। ये लामा और अल्पाका क्या है, साउथ अफ्रीका में, ये दोनों भी बकरियों की वैरायटी हैं। इनसे भी हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है, यानी कि ऊन मिलती है। ठीक है, तंतु रूपी मुलायम बालों, यानी कि देखो सब चाहते हैं कि हमें अच्छे अच्छे बाल प्राप्त हों, जिससे जो है हम अच्छे अच्छे जो है रॉ मटेरियल तैयार कर सकें, फिर उससे अच्छे फैब्रिक के कपड़े तैयार कर सकें। इसीलिए देखिए तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाती है। ये आपको समझ में नहीं आया था कि क्या करते हैं कि जैसे इनको पता चला कि जो लामा वैरायटी की जो बकरी है, उससे क्या है, उसके जो स्किन पर जो बाल होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उससे अच्छी जो है रॉ मटेरियल हमको मिल जाता है। तो ये क्या करेंगे, उसके लिए ऐसी ही अच्छी भेड़ों का चयन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही भेड़ों का चयन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक, अब इसमें कुछ नेम दिए गए हैं आपको, जैसे नस्ल के नेम, जैसे बहुत सारी नस्लों के भेड़ जो अलग अलग नस्ल की पाई जाती हैं, कहाँ पर जब पाई जाती हैं वो जगह लिखी हुई है, और उनसे कैसी क्वालिटी की हमें ऊन मिलती है वो बताया गया है। तो देखिए एक लोही नस्ल की भेड़ पाई जाती है, उस बकरी पाई जाती है, उसका जो ऊन होता है उसमें बहुत ही अच्छी यानी गुड क्वालिटी का ऊन मिलता है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है राजस्थान में और पंजाब में। ठीक, एक हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है रामपुर बुशेर। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यूपी और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इससे हमें कैसी ऊन मिलती है, तो ब्राउन फ्लीस मिलती है ऊन। ठीक, नेक्स्ट नाली नस्ल की एक बकरी है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। इससे हमें क्या मिलती है, तो इससे हमें मिलती है कारपेट वूल, यानी कि जो कालीन वगैरह होती हैं वो इसी से मिलती हैं। एक लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, एक नेक्स्ट है हमारी बकरवाल जो बकरी है उससे हमें क्या मिलती है, जो सॉल्स वगैरह वूलन की होती हैं, गर्म सॉल, वो मिलती हैं और ये बकरी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट है मारवाड़ी, जो मारवाड़ी होती है उससे हमें कैसी ऊन मिलती है, खुरदरी यानी कि कोर्स ऊन मिलती है। ये जो बकरी है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये गुजरात में पाई जाती है। लास्ट है हमारी पटनवाड़ी, तो पटनवाड़ी बकरी जो है वो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है गुजरात में। और इससे जो है हमें हौजरी का जो है, हौजरी का आपने कपड़ा सुना होगा, वो उससे हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसों से ऊन तक, यानी कि हमें देखिए अब उनके जो है बाल मिल गए बकरियों के या भेड़ों के या ऊँट के या फिर खरगोश के। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, रेशे कहलाएंगे, फाइबर कहलाएंगे, रॉ मटेरियल कहलाएगा, कच्चा माल कहलाएगा। अब हमें ऊन कैसे मिलती है इनसे, उसकी बात करेंगे। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्टेप पूछे जाते हैं, इसलिए आपको स्टेप याद रखनी है। ठीक है, अगर देखिए आप इसको समझ कर पढ़ेंगे तो आपको स्टेप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, स्टेप वन क्या है, सबसे पहले जानवरों से क्या करते हैं, हम बाल काट लेते हैं। सबसे पहले काटेंगे तो बालों को और जो काटने की प्रक्रिया होती है उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयरिंग, यानी कि ऊन की कटाई। इनके जो देखिए इनके आप ये सोच रहे होंगे इनके बाल काटेंगे तो इनके दर्द होगा, देखिए इनके कोई दर्द नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है। इनकी बॉडी पर ये एक्स्ट्रा बाल होते हैं और आमतौर पर ये जो बाल है ना वो गर्मी के मौसम में हटाए जाते हैं जिससे इनको रिलैक्स फील हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, शेयरिंग होती है, यानी कि बालों की कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद क्या होगा, अब देखिए इनके जो बाल होते हैं, अब पता नहीं किस तरीके से ये घूमती हैं, कहाँ कहाँ पर घूमती हैं, तो इनकी जो स्किन है ना उसमें बहुत सारी गंदगी भी होती है। तो उसके बाद जो इनकी स्किन होती है, जो शेयर्ड स्किन होती है, काटे हुए बाल जो होते हैं, उसको पानी से अच्छे से धोया जाता है, जिससे जो है ग्रीस, डस्ट और डर्ट यानी जितनी भी गंदगी है उसको हटाया जा सके। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
अभिमार्जन यानी कि स्काउरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्काउरिंग। पहले क्या हुआ था? शेयरिंग यानी उसके बाल काटे थे। अब गंदे बालों को क्या करेंगे? हम धोएंगे, जिसको हम बोलते हैं स्काउरिंग। ठीक, अब धोने के बाद क्या होगा? तो धोरिंग के बाद हम क्या करते हैं? स्काउरिंग के बाद क्या करते हैं? देखिए, जब हम इनके जो बाल लेते हैं तो बाल काटते हैं तो पूरी बॉडी से काटते हैं। जैसे इनकी दाढ़ी के पास के कुछ बाल हो गए, इनके शोल्डर के बाल हो गए, इनकी बॉडी पर कुछ बाल हो गए, है ना। तो ये इनकी जो पूरी बॉडी होती है इसमें अलग अलग तरीके के बाल पाए जाते हैं। ऐसे मत समझना कि पूरी बॉडी से हमें एक जैसे, कहीं पर खुरदरे होंगे, कहीं पर सॉफ्ट होंगे, कहीं पर मोटे होंगे, है ना। इस तरीके के बाल पाए जाते हैं। तो फिर साफ़ सफाई करने के बाद, स्काउरिंग करने के बाद क्या करते हैं? इनकी छटाई की जाती है, यानी कि खुरदरे बालों को अलग रखा जाता है और जो सॉफ्ट बाल होते हैं उनको अलग रखा जाता है। जैसे जो इनकी दाढ़ी के पास जो बाल होते हैं वो खुरदरे टाइप के होते हैं और जो शोल्डर के पास होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो स्काउरिंग के बाद हम करेंगे शॉर्टिंग यानी कि छटाई। अब छटाई होगी बालों की, तो छटाई होने के बाद क्या होता है? तो देखिए, बालों में से छटाई होने के बाद छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, यानी कि जो छोटे होते हैं, स्मॉल हैं, और सॉफ्ट जो होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? हम अलग कर लेते हैं। फिर स्काउरिंग और सुखाने के बाद प्रॉपर फाइबर मिल जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? छांट लेने के बाद इनको फिर से धो लेते हैं और धोने और सुखाने के बाद हमें क्या मिल जाता है? प्रॉपर फाइबर यानी कि कच्चा माल मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं कि जो रेशे होते हैं उनको विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। देखिए, आपने बहुत सारी आप देखिए, इनसे जो हमें ऊन मिलती है ज़्यादातर वाइट या फिर ब्लैक, इसी तरीके की ऊन मिलती है जानवरों से। लेकिन अगर आप जो कपड़े देखोगे ना ऊन के, तो आप देखोगे रेड कलर का मिल जाएगा आपको, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे आपको वूलन में, है ना, ऊन के। तो ये जो इतने डिफरेंट कलर के कपड़े हम पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो ये जो रेशे हमको मिल जाते हैं जानवरों से, हमें केवल काली और सफ़ेद और भूरी ही फाइबर मिलती है। इसको फिर विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगा जाता है। ठीक, अब रेशों को सीधा करके क्या कर लेते हैं? कॉम्ब कर करके सुलझा लिया जाता है और फिर लपेट कर उनको क्या कर लिया था? उनसे धागा बना लिया जाता है। और इस जो धागा हम लपेट कर बनाते हैं, इसका जो लास्ट स्टेप होता है, और इस स्टेप को हम बोलते हैं रीलिंग। क्या बोलते हैं? रीलिंग करना। ठीक है, उससे उसको धागा बनाना, और धागा बनाने के बाद ही क्या होता है हमारा? हमें प्रॉपर जो है मटेरियल प्राप्त हो जाता है, फिर उससे हम कपड़े बनाते हैं ऊन के। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है हमें याद रखनी है। पहले देखिए क्या होता है? पहले आपकी शेयरिंग होती है, शेयरिंग यानी कि कटाई की जाती है बालों की। शेयरिंग के बाद स्काउरिंग की जाती है, यानी कि उसका अभिमार्जन, उसकी धुलाई की जाती है। धुलाई के बाद जो उसकी सॉर्टिंग की जाती है, यानी कि उसकी बालों की छटाई की जाती है। छटाई करने के बाद जो है अच्छे अच्छे बाल उसमें से छांटे जाते हैं। छांटने के बाद उन बालों को अच्छे से धोया जाता है, प्रॉपर फाइबर मिल जाता है उनको। देखिए, उनको रंगा भी जाता है। ठीक, और जो लास्ट स्टेप होता है रीलिंग करने का, उसको धागा लपेट कर बनाया जाता है, उसको हम रीलिंग कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे सिल्क की, यानी कि रेशम हमें कैसे मिलता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए इस प्रोसेस को भी अच्छे से समझना। बहुत ईजी है। ठीक, क्योंकि सिल्क हमें मिलता किससे है? तो मैंने भी आपको बताया था, सिल्क हमें रेशम के कीटों से मिलता है। और ये जो रेशम कीट है ये एक जानवर है, एनिमल है। तो ये सिल्क फाइबर हमें किससे मिलती है? एनिमल से मिलती है। और रेशम कीट पालने को हम रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। जो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका हम जो पालन करते हैं उसको हम कहते हैं रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर। अब सिल्क हमें मिलती कैसे है वो अब मैं आपको प्रोसेस पूरा बताने वाली हूँ। ठीक, तो सिल्क वर्म क्या है? कीड़ा होता है, रेशम कीट होता है। अब सबसे पहली बात, जो ये रेशम कीट है वो हमें किससे मिलती है? फीमेल यानी मादा रेशम कीट होती है, और ये सहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है। किसकी पत्तियों पर? मलबेरी यानी कि सहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलता है। और देखिए, ये जो लार्वा निकलता है वो जो कैटरपिलर यानी कि रेशम कीट कहलाते हैं। समझ में आया? सबसे पहले क्या होती है? मादा रेशम कीट होती है, वो क्या करती है? सहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है। अंडों से ही लार्वा निकलता है, और वो लार्वा क्या होते हैं? कैटरपिलर होते हैं, यानी कि छोटे रेशम कीट होते हैं। और फिर ये रेशम कीट क्या होंगे? बच्चे होंगे अभी। तो ये क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा पत्तियों को क्योंकि सहतूत की पत्तियाँ होती हैं उस पर और कुछ नहीं होता है, तो बहुत दिन और रात क्या करते हैं? पत्तियाँ, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ खाते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और ग्रो करने के बाद ये अपनी नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्यूपा। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए एक भी लाइन आपको मिस नहीं करनी है। ठीक है, पूरे दिन रात क्या करते हैं? पत्तियां खाने के बाद ये ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद इनकी नेक्स्ट स्टेज आती है, जिसको हम कहते हैं प्यूपा।
अब देखिए प्यूपा में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनने लगते हैं। इस तरीके का जाल बुनने लगते हैं और ये जाल उन्हें अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। ठीक है, फिर यह आठ के रूप में अपने सिर को दूसरे सिरे तक ले जाता है। यानी कि ये जो है आठ यानी 8 के टाइप में अपने सिरे को ऐसे करके घुमाता है, एक सिरे को दूसरे सिरे तक ले जाता है, यानी कि स्विंग करता है। और सिर की इस गति को जब ये अपने जो सिर है उसको हिला रहा होता है 8 के रूप में, इधर से उधर इधर से उधर, तो क्या होता है, जो कैटरपिलर होते हैं वो क्या करते हैं, पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं। क्या करते हैं, पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। क्या बन जाता है, सिल्क का एक रेशा बन जाता है। और जल्द ही जो कैटरपिलर होता है ना, वो स्वयं को पूरी तरह रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यानी कि क्या होता है, जब वो ऐसे करके अपने हेड को जो है स्विंग करता है 8 के रूप में, तब उसमें से प्रोटीन का एक पदार्थ स्रावित होता है, जो कठोर होकर क्या बन जाता है, रेशा बन जाता है। और जो कैटरपिलर होता है ना, ऐसे ही स्विंग कर करके बहुत सारे जो है रेशों से अपने आप को ढक लेता है और क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। यह आवरण यानी कि ये जो आवरण है अपने ऊपर वो बुन लेता है ऐसे करके रेशों का, उसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। और फिर जब वह डेवलप कर रहा होता है, जब वो रेशम कीट जो है क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तब वहाँ से कोकून निकाल लेते हैं हम। कोकून क्या हो गया, इसका जो ऊपर का आवरण था, ये जो रेशे थे सिल्क के, इनको क्या कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। और फिर वहाँ से जो प्यूपा होता है वो हट जाता है और वहाँ से सिल्क वॉर्म बाहर निकल आता है। ठीक, प्यूपा क्या कर जाता है, हैच कर जाता है, यानी कि फट जाता है। फटने के बाद जो कीड़ा है वो बाहर निकल जाता है और इस तरीके से हमको जो रेशम के रेशे हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो कोकून होता है उसको हम क्या करते हैं, सूर्य के अंदर रखते हैं, यानी कि सन की प्रेजेंस में रखते हैं और उसको बॉयल करके सिल्क फाइबर को अलग कर लेते हैं। कोकून से सिल्क निकालने की इस प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकून से सिल्क निकालने की इस प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखिए ये जो सिल्क है वो अलग अलग रेशम कीट से अलग अलग तरह की सिल्क हमें प्राप्त होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मलबेरी यानी कि सहतूत के पेड़ पर प्रोसेस बताई थी मैंने आपको। अब देखिए एक तसार सिल्क होती है, मूगा सिल्क आपने सुनी होगी, एरी सिल्क होती है, कोसा सिल्क होती है। तो सबसे ज़्यादातर जो रेशम कीट का पालन होता है वो किसकी पत्तियों पर होता है, सहतूत की पत्तियों पर होता है। इसलिए मलबेरी सिल्क जो होती है वो कॉमन होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, यह जो सिल्क होती है मलबेरी सिल्क, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लस्ट्रस होती है और इलास्टिक होती है एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और ये बहुत सारे कलर में जो है हम इसको रंग सकते हैं रेशम को, सिल्क को। ठीक है, ये जो मलबेरी सिल्क होती है इसको। ठीक, तो ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, लस्ट्रस होती है, इलास्टिक होती है, यानी हम इसको खींच सकते हैं, खींचने योग्य होती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इस तरीके से प्राप्त किया गया सिल्क बहुत कॉस्टली होता है, यानी कि अब देखिए ये ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली होगा क्योंकि इतने सारे प्लांट तो होंगे नहीं। ठीक है, और जब इतना ज़्यादा ये कॉस्टली होता है क्योंकि ये नेचुरली हमको प्राप्त होता है। नेचुरल चीज़ें ऑब्वियसली यार आपको पता होगा कि नेचुरल जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं वो ऑब्वियसली महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, जिसको क्या है हर कोई बाई नहीं कर सकता। इसलिए इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए यानी कि सिंथेटिक फाइबर बनाने के क्या क्या कर लेते हैं लोग, सिंथेटिक फाइबर बना लेते हैं, जो कैसा होता है, चीप होता है, लेकिन लगता बिल्कुल नेचुरल फाइबर जैसा ही है। इसलिए इन्हें संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। इसलिए हमें क्या कहते हैं, संश्लेषित और मानव निर्मित रेशे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर, यानी कि बहुलक क्या होता है। तो एक संश्लेषित रेशा भी कई छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, यानी कि एक जो संश्लेषित रेशा होता है वो भी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर यानी कि बहुलक कहते हैं। इस प्रकार की अनेक इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं जो बहुलक यानी कि पॉलीमर कहलाती है। अब पॉलीमर शब्द क्या है, तो पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग यानी कि इकाई, यानी कि अनेक यानी बहुत सारे भाग और इकाइयों को जोड़कर जो बनाया जाता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर यानी कि बहुलक।
पॉलीमर ऑकर इन नेचर ऑल्सो, यानी कि पॉलीमर जो है वो नेचर यानी प्रकृति में भी पाया जाता है। कॉटन इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, यानी कॉटन भी एक प्रकार का पॉलीमर है जिसे सेलुलोज कहते हैं। और सेलुलोज बड़ी बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर की, सिंथेटिक रेशों की बात करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़े वो नेचुरल फाइबर्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमारा सिल्क आया था, कॉटन आई थी और जूट आया था। अब हम पढ़ेंगे सारे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखिए हमने नेचुरल फाइबर जो हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, इसलिए हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसलिए अब हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा रेयॉन। और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़े आ रहे हैं, रेयॉन की कुर्तियाँ भी आ रही हैं और शर्ट्स भी आ रही हैं, टी शर्ट्स भी आ रही हैं ना। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाने की प्रोसेस सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुई थी। कहाँ पर? चाइना में। और चाइना ने इस बात को जो है पता है छुपा कर रखा था बहुत टाइम तक। और 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में साइंटिस्ट आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में सक्सेसफुल रहे और उसी सेम प्रॉपर्टी का फाइबर बना दिया जिसे हम कहते हैं रेयॉन। क्या कहते हैं? रेयॉन क्या है? एक आर्टिफिशियल सिल्क है। और रेयॉन कहाँ से प्राप्त होता है ये याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। रेयॉन हमें पेड़ों की कास्ट लुगदी यानी कि वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बना होता है। यह कैसा रेशा है? तो ये मानव निर्मित रेशा है और सिल्क से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है। इन पर क्या किया जा सकता है? कलर भी किया जा सकता है। और रेयॉन में देखिए जब हम कॉटन मिला देते हैं, रेयॉन में कॉटन के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं? बेडशीट बनाते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। और रेयॉन में अगर हम वूल मिला दें, यानी कि हम उसमें अगर ऊन को जब ऐड कर दें तो कालीन या फिर गलीचा बनाते हैं। ठीक, इतना चीज़ आई होप कि आपके समझ में आई होगी। रेयॉन क्या है? वुड पल्प से मिलकर बना होता है, यानी कि कास्ट की पेड़ों की जो कास्ट की लुगदी होती है उससे मिलकर बना होता है केमिकल ट्रीटमेंट से। और यह क्या है? एक मानव निर्मित रेशा है और आर्टिफिशियल सिल्क है ये। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं नायलॉन की। ये भी एक क्या है? संश्लेषित रेशा है। नायलॉन पहला ऐसा फाइबर था जिसमें बिल्कुल भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था। देखिए अभी ये जो मैंने आपको बताया रेयॉन, अभी एक और आएगा आपका अक्राइलिक, इनमें थोड़ा बहुत नेचुरल रॉ भी मटेरियल यूज़ किया गया था। लेकिन जो नायलॉन था वो बिल्कुल प्योर जो है आपका बिल्कुल प्योर मानव निर्मित रेशा था। इसमें बिल्कुल भी आपका नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था। यह 1931 में बनाया गया। इसका निर्माण किससे किया गया था? तो कोयले, जल और वायु से इसका निर्माण किया गया। और यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। कैसा रेशा था? पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। इसमें कोई भी नेचुरल मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था। नायलॉन होता कैसा है? तो नायलॉन फाइबर जो है स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, प्रत्यास्थ यानी कि खींचने योग्य होता है, इसको खींच सकते हैं हम। और लाइट होता है यानी कि बहुत ज़्यादा हल्का होता है। यह शाइनिंग होती है इसमें, ये चमकीला होता है और इसे आसानी से हम धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इसलिए ये जो फाइबर है वो कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। नायलॉन से देखिए हमें क्या प्राप्त होता है? तो नायलॉन से हम मोजे, रस्सी, टेंट की रस्सी होती है ना वो, ब्रश, कार सीट बेल्ट जो होती हैं वो नायलॉन से ही बनाई जाती हैं। स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं। और जितने भी कर्टेंस होते हैं, पर्दे होते हैं, वो भी नायलॉन से ही बनते हैं। ठीक है, और पैराशूट बनाने में और जो पहाड़ों पर ट्रैकिंग में जो माउंट ट्रैकिंग में जो हम रस्सी यूज़ करते हैं वो भी किससे बनाई जाती है? वो भी नायलॉन से ही बनाई जाती है। एक नायलॉन का तार स्टील के तार से भी अधिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि नायलॉन का तार जो है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर क्या है? तो इस फाइबर से बने फैब्रिक पर आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं। यानी कि ये जो कपड़ा है पॉलिस्टर का, ये सिकुड़ता नहीं है। पॉलिस्टर की बहुत सारी ड्रेसेस हैं। देखिए मेरे पास भी पॉलिस्टर की ड्रेस रखी हुई है, बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होती है, ये बिल्कुल भी सिकुड़ती नहीं है। और ये जो कपड़ा होता है ना पॉलिस्टर का, बहुत ज़्यादा चिकना होता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, सीधा रहता है और सरलतापूर्वक क्या होता है? वॉश कर सकते हैं हम, बहुत ईजीली आप उसको वॉश कर सकते हो। इससे ड्रेस मटेरियल बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, पॉलिस्टर की शर्ट्स भी आती हैं, बहुत सारी ड्रेसेस भी आती हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर दो प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर दो प्रकार का होता है, पहला है टेरिलिन और दूसरा है पैट।
टेरिलिन, तो टेरिलिन जो है इसे हम बहुत महीन रेशों में यानी कि बहुत छोटे छोटे रेशों में खींच सकते हैं, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बना जा सकता है। इट इज़ वेरी पॉपुलर पॉलिस्टर। ठीक, नेक्स्ट पॉलिस्टर की हम बात करेंगे तो वो है हमारा पैट। अब देखिए पैट की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो याद रखना पॉलीएथिलीन टेराफिथलेट। क्या होती है? पॉलीएथिलीन टेराफिथलेट। पैट का यूज़ किस में होता है? तो इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इट इज़ अ वेरी फेमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, यानी कि ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है पॉलिस्टर की, जिसका नाम है पैट। देखिए अगर आपने बॉटल्स वगैरह जो प्लास्टिक की आपने देखी होंगी, उन पर नीचे मैंने कई बार लिखा हुआ भी देखा है पैट, PET, पॉलीएथिलीन टेराफिथलेट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अक्राइलिक की। अक्राइलिक क्या है उसके बारे में अभी पढ़ लेते हैं। तो वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स ब्लैंकेट्स इन द विंटर्स, यानी कि हम जो है बहुत सारे स्वेटर्स, शॉल्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट, कंबल वगैरह ओढ़ते हैं सर्दियों में। तो आपको क्या लगता होगा, ये जो है ना ये किसकी बनी होती हैं? मैनी ऑफ दीज आर नॉट एक्चुअली मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। आपको क्या लगता होगा कि यह प्राकृतिक, ये जो है नेचुरल ऊन है? नेचुरल ऊन नहीं होती है, ये दिखने में ऐसी लगती है, ऊन जैसी लगती है, लेकिन ये रियल में किससे बनी होती है? एक डिफरेंट टाइप के फाइबर, सिंथेटिक फाइबर से बनी होती है, जिसको हम अक्राइलिक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अक्राइलिक क्या है। जितने भी कंबल्स वगैरह, ब्लैंकेट आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्वेटर्स वगैरह जो भी हम पहन रहे हैं, वो अक्राइलिक फाइबर के ही बने होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पॉलिस्टर की। तो पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर एस्टर के बहुत सारे केमिकल यूनिट से मिलकर बना होता है। एस्टर में कैसी खुशबू आती है? तो इसमें फ्रूट जैसी स्मेल आती है। यह एक केमिकल है। पॉलिस्टर को वस्त्र, अगर हम पॉलिस्टर के कपड़े में ऊन मिला दें तो इसको हम पॉलीवूल, कॉटन, अगर इसमें हम कॉटन मिला दें तो इसको कहेंगे हम पॉलीकॉट। और ये सजेस्ट करता है कि ये दो प्रकार के फाइबर से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस कॉटन। यानी कि अगर हम इसमें कॉटन मिला देंगे तो पॉलीकॉट हो जाएगा, इसमें अगर ऊन मिला देंगे तो पॉलीवूल हो जाएगा। तो पॉलिस्टर दो प्रकार के जो है फाइबर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सभी सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जितने भी संश्लेषित रेशे होते हैं, उनका रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से ही कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लिए जाते हैं इसको बनाने में, और इसे ही पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम से ही कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल इसमें लिए जाते हैं, किसमें? सिंथेटिक फाइबर बनाने में। लेकिन मैंने आपको जो सेकंड वाला बताया था वो बिल्कुल 100% नेचुरल था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो प्लास्टिक क्या है? संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी क्या है? एक बहुलक है, एक पॉलीमर है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है, यानी कि कुछ प्लास्टिक में जो इकाइयों की यूनिट की व्यवस्था होती है, देखिए कुछ में रेखीय होगी, कुछ में आपकी ऐसे तिरछी, इसमें बहुत सारी तिरछी लाइन्स होंगी। ठीक है, कुछ प्लास्टिक, अब देखिए प्लास्टिक के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि दो तरीके के आपके यहाँ जो प्लास्टिक के जितने भी आइटम्स होंगे वो दो प्रकार की प्लास्टिक से बने होंगे। पहले हम बात करते थे कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, पहले हम बात करते हैं कुछ प्लास्टिक जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, यानी कि आप उसको थोड़ा सा मोड़ोगे, थोड़ा सा बेंड करोगे तो क्या होगा? टूट जाएंगे। जब हम उनको फोर्सली झुकाते हैं तो वो ऐसे, और ऐसे अगर हम प्लास्टिक को हीट करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो ये बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, और बेंड करने पर, झुकाने पर टूट जाते हैं और मुड़ जाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। जैसे PVC इसी का उदाहरण है, पॉलीविनिलिन क्लोराइड और पॉलीथीन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं और बिल्कुल भी मुड़ते नहीं हैं या फिर टूटते नहीं हैं, वो कहलाते हैं हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बहुत ईजी है। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो फोर्सली अगर हम उनको फोर्स लगाएंगे तो बहुत जल्दी वो मुड़ जाते हैं, यहाँ तक कि टूट भी जाते हैं, और गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये क्या होते हैं? आसानी से एक तो टूटते भी नहीं हैं और गर्म करने पर आसानी से पिघलते भी नहीं हैं। इनका एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलेमाइन। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण बताइए, तो वो है हमारे बेकेलाइट और मेलामाइन।
ठीक, अब हम बेकेलाइट और मेलामाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेकेलाइट क्या है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि पुअर कंडक्टर होता है किसका, विद्युत का, यानी कि हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे तो देखिए जितने भी प्लास्टिक होते हैं वो सभी कुचालक ही होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। बेकेलाइट का यूज़ किस में किया जाता है, तो बेकेलाइट का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक स्विच, यानी कि जो आपके घरों में स्विच लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो और यूटेंसिल्स के हैंडल, यानी कि अगर आपके यहाँ वो होगा जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हो, टी पेन अगर आपके यहाँ होगा तो उसमें हैंडल जो लगा होता है उस वो जो बना होता है ना, वो बेकेलाइट का ही बना होता है। ठीक है, तो यूटेंसिल्स के हैंडल और इलेक्ट्रिक स्विच जो बनाए जाते हैं वो बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। बात करते हैं मेलामाइन की, तो ये एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होता है प्लास्टिक, यानी कि यह अदर प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा हीट को जो है बर्दाश्त कर सकता है। इसका यूज़ देखिए कहाँ किया जाता है, तो जो फ्लोर्स पर टाइल बिछी होती है ना उनमें, किचन वेयर्स यानी कि बर्तन में, और ऐसे कपड़े बनाने में किया जाता है जिन पर आग आसानी से ना लग सके। किससे किया जाता है, तो ये चीज़ें बनाई जाती हैं हमारे मेलामाइन प्लास्टिक से। अब प्लास्टिक की कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखिए प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, यानी कि जो प्लास्टिक होती हैं वो हल्की होती हैं, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकाऊ होती हैं। ठीक, नेक्स्ट, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, यानी कि प्लास्टिक किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करती हैं आसानी से। ठीक, नेक्स्ट, पॉलीथीन, पॉली प्लस एथिलीन से भी प्लास्टिक का एग्जाम्पल है और इसका यूज़ पॉलीथीन बैग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिए गए थे वो मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। देखिए वे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यानी कि जब आप इनको सॉइल में, देखिए आपने देखा होगा छिलके वगैरह आप जब जो है सॉइल वगैरह में मिट्टी में डाल दोगे तो आप जो कुछ टाइम बाद जब देखोगे तो आपको वो सब्जी और फलों के छिलके वहाँ पर नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको अपघटित कर देते हैं, उनको मिट्टी में ही मिला देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं जैव निम्नीकरण। और वे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरण। जैसे कि प्लास्टिक, देखिए अगर आप प्लास्टिक को डालोगे ना, तभी तो आजकल प्लास्टिक पर जो है बैन किया जा रहा है, पॉलीथीन्स वगैरह पर बैन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो है आसानी से हमारे नेचर में विघटित नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट एक और पॉइंट है वो आपको याद रखना है, एक रेस्पॉन्सिबल, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को 5R प्रिंसिपल याद रखना चाहिए। 5R का मतलब क्या है, पहली R का मतलब है रिड्यूस, दूसरे का रीयूज़, तीसरे का रिसाइकल, चौथे का रिकवर और लास्ट का है रिफ्यूज़। यानी देखिए अगर हम इस 5R जो प्रोसेस है इसको अगर हम करते हैं, हर कोई पर्सन अगर इसको फॉलो करेगा तो हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। देखिए पहला रिड्यूस, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना। देखिए हम करते क्या हैं, हमारे पास 4 ड्रेसेस हैं, हम फिर भी बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आ जाते हैं। कोई न्यू ड्रेस जब भी ट्रेंड में आई हमने वो लेकर रख ली, यानी कि हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो रीयूज़ यानी कि हम चीज़ों को दोबारा यूज़ नहीं करते। देखिए जो पानी की बॉटल्स आती हैं हम उनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या है उनको वहीं तुरंत फेंक देते हैं। रिसाइकिल करना, रिकवर करना, रिफ्यूज़ करना। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है एक भी बार। ठीक है, अब इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में सही कथन नहीं है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, बिल्कुल सही है। और हमसे पूछा क्या है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। प्यूपा कोशिका विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, गलत। लार्वा, देखिए जब रेशम कीट में से लार्वा निकलता है उसको हम कैटरपिलर कहते हैं, ना कि प्यूपा कोशिका विकसित होकर कैटरपिलर बनता है। ठीक है, रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बेकेलाइट का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में किया जा सकता है क्योंकि यह एक बिजली का अच्छा इंसुलेटर है, यानी कि कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का यूज़ किया जाता है। पेट का सुपरिचित प्रकार है, यानी कि पेट किसका प्रकार है, तो अभी मैंने आपको बताया था पॉलिस्टर 2 प्रकार का होता है, पहला है पेट और दूसरा मैंने आपको बताया था टेरेलिन। ठीक है, 2 प्रकार अभी मैंने आपको बताया था। और पेट की फुल फॉर्म भी मैंने आपसे कही थी, आपको याद रखनी है, पॉलीएथिलीन टेराफिथलेट। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशों में से कौन सा आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि कृत्रिम रेशे के नाम से जाना जाता है, तो वो है हमारा रेयॉन। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक का सामान्य विशिष्ट गुण है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ड्यूरेबल, लाइट एंड नॉन रिएक्टिव, बिल्कुल सही। प्लास्टिक ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है, लाइट होता है, हल्का होता है, और ये किसी के भी साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया, फाइबर टू फैब्रिक। आई होप कि ये आप सभी के समझ में आया होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखिए, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं और ना ही कमेंट करने के पैसे लगते हैं। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।